वेलकम टू एल रिन्यूएबल सिस्टम इंटीग्रेटर्स। आज हम लोग फायर अलार्म का थोड़ा बेसिक्स के बारे में देखेगा। हमारा लास्ट वीडियोस में फायर अलार्म मतलब क्या है, ओके, ये दिखने के लिए कैसे दिखेगा, इसको किधर यूज़ कर सकते हैं, अगर इसको डिज़ाइन करने के तो डिफरेंट स्टेजेस क्या है, हर एक स्टेज के बारे में अलग अलग वीडियो हम लोग बना के दे चुका हूँ। आज हम लोग इंस्टॉलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, अगर इसको यूज़ करने वाला केबल का स्टैंडर्ड्स एंड उसका रिक्वायरमेंट्स के बारे में, अगर कुछ इंस्पेक्शन करने का तो वायर का टेस्ट करने का तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, एंड कमीशनिंग इंजीनियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अगर हमको लूप लेंथ को कितना हम लोग रख सकते हैं, इसका रिकमेंडेशंस के बारे में हम लोग आज देखेगा। सो इंस्टॉलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, सिंपल है। ये कोई भी इक्विपमेंट इंस्टॉल करवा रहा है, हर एक इक्विपमेंट स्टैंडर्ड्स का फॉलो करके इंस्टॉल करना पड़ेगा एंड करेक्ट टाइप ऑफ केबल्स हमको यूज़ करना पड़ेगा। कोई भी केबल हम लोग यूज़ करें उसका कंटिन्यूटी टेस्ट एंड एर्थ टेस्ट हमको इसका सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। एंड सेकेंड थिंग दैट कोई भी वेरिएशन है वो डिज़ाइन को अफेक्ट करवा रहा है तो वो इमीडिएटली फ्लैग अप करके वो इश्यू को रिजॉल्व करना पड़ेगा, वो इंस्टॉलेशन इंजीनियर का काम है। एंड इसका अलावा हम लोग डिज़ाइन करके रखा ड्राइंग्स, उसका अपडेट करने का तो हमको एज बिल बना के रखने का वो इंस्टॉलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड G2 इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट वो साइन ऑफ करके देने का। नेक्स्ट, केबल्स को हम लोग सेग्रीगेट करेगा तो एज अ 2 बेसिक ग्रेड्स हमको इसको सेग्रीगेट कर सकते। एक तो स्टैंडर्ड ग्रेड है, सेकेंड वन इज द एनहांस्ड ग्रेड है। स्टैंडर्ड ग्रेड शुड कंप्लाई द स्टैंडर्ड BS 84341 and enhanced grade should follow the standard BS 84342 standards. ये एक एग्जाम्पल है, बहुत सारा ब्रांड्स है बट एवरीथिंग शुड कंप्लाई दिस स्टैंडर्ड। फिर द एनहांस्ड केबल इट शुड फॉलो दिस स्टैंडर्ड, दीज आर द डिफरेंट वैराइटीज। अगर मान लो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल फायर रेसिस्टिंग केबल को यूज़ करके हम लोग डिज़ाइन करवा रहे तो नेटवर्क को, एक एग्जाम्पल है मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में, अगर नहीं स्टैंडर्ड एंड एज वेल एज एनहांस्ड फायर केबल हम लोग यूज़ करवा रहे तो ये फ्लोरिंग स्टैंडर्ड हम लोग यूज़ करके इसको बना सकते हैं। केबल का मिनिमम रिक्वायरमेंट हो, इसको कोर साइज शॉट बी लेस देन 1 mm, ओके। अगर 2 mm केबल ऑलरेडी एक्सपोज है तो ना इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ BS 7629 स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करना पड़ेगा। अगर कभी भी फायर अलार्म सिस्टम के लिए हम लोग केबल का कलर चूज़ करें तो वो लाल कलर मतलब रेड कलर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। दूसरा कलर्स भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं बट हमको इंश्योर करने का इट शुड नॉट क्लैश विद एनी अदर एक्जिस्टिंग सिस्टम्स। सो फायर केबल्स को हम लोग सेग्रीगेट करके अदर सर्विसेज से सेग्रीगेट करके रन करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो इट शुड नॉट शेयर द सेम क्वांटिटी विद एनी अदर इक्विपमेंट्स, ओके। अगर मान लो ये बड़ा ट्रंकिंग है तो इसके लिए सेपरेट कंपार्टमेंट देना पड़ेगा। कभी भी हाई करंट पावर लाइन्स का बगल में इसको रन नहीं करने का, और कोई लाइटिंग कंडक्टर्स है उसका बगल में भी इसको रन नहीं करने का। अगर मैग्नेटिक इंटरफ्रेंस होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, मान लो 250 वोल्ट सर्किट जा रहा है तो उसी जगह में ये फायर केबल्स को हम लोग लगा नहीं कर सकते, ठीक है। रिकमेंडेड पावर सप्लाई है तो सिंपल है, मेन सप्लाई सेपरेट सर्किट ब्रेकर फायर अलार्म पैनल के लिए देना पड़ेगा बिल्डिंग से। अगर एंड ऑल्सो एक और लेबल भी हमको पैनल में छिपाना पड़ेगा, दैट इज फायर अलार्म डू नॉट स्विच ऑफ बोल के। इंस्पेक्शन टेस्टिंग के बारे में हम थोड़ा देखेंगे तो इंस्टॉलेशन टेस्ट हम लोग कभी भी करने का टाइम कोई भी फील्ड डिवाइस को इसके साथ कनेक्ट नहीं करने का, अगर फायरवॉल DC यूज़ करके इंस्टॉलेशन टेस्ट करना पड़ेगा। एंड इंस्टॉलेशन वैल्यू है ना एटलीस्ट 2 मेगा ओम होना पड़ेगा, ठीक है। इंपिडेंस है तो BS 7671 स्टैंडर्ड को कंप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। हमको बहुत विजिलेंट होना पड़ेगा क्योंकि सब केबल्स बराबर टर्मिनेटेड है डिवाइस के साथ बोल के हमको चेक करना पड़ेगा इंस्पेक्शन का टाइम। एंड मैक्सिमम केबल लेंथ है ना 1 किलोमीटर का ज़्यादा नहीं होने का। अगर मान लो एक रेडियल सर्क्यूट है तो 100 मीटर्स हो सकता है, क्योंकि ये अगर ये लिमिट का अंदर है तो इसको पावर का साथ इंटरफेस करने के थोड़ा ईजी हो जाएगा। अगर इससे ज़्यादा है तो पावर नहीं मिलेगा, डिवाइस काम नहीं करेगा। इसके लिए कोई भी रिकमेंडेशन उसका सप्लायर दे रहा है वही रिकमेंडेशन को हमको फॉलो करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं रखने का, ठीक है। एक कमीशनिंग इंजीनियर्स का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये पूरा इक्विपमेंट के बारे में फंक्शनलिटी टेस्ट करना पड़ेगा एंड कॉज एंड इफेक्ट मैट्रिक्स को बराबर चेक करके एज पर डिजाइन कंप्लाई कर रहे नहीं कर रहे बोल के कंफर्म करना पड़ेगा। तीसरा
साउंड लेवल आ रहा है ना हमारा साउंडो से, उसको मेजर करके वो बराबर डेसिबल को कंप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा है, वो कमीशनिंग इंजीनियर का काम है, ठीक है। एंड कोई भी स्टाफ से उधर फ्यूचर में आ रहा है हैंड ओवर का टाइम में, वो सबको इसके बारे में ट्रेनिंग देने पड़ेगा, ओके। एंड पूरा डॉक्यूमेंट इसके बाद कलेक्ट करके रखना पड़ेगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है? G1 डिजाइन डॉक्यूमेंट्स, G2 इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट, and G3 commissioning certificate along with the signature, cable test and wiring certificate, specification and the drawing, list of all the agreed variations, cause and effect matrix, and G4 acceptance certificate signed by the client representative. ये सब चीज कमीशनिंग इंजीनियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन जनरल सर्टेन थिंग्स के बारे में हमको समझना पड़ेगा। मैनुअल कॉल पॉइंट्स, सेंसर, साउंडर्स, इंटरफेस एंड इंडिकेटर्स के बारे में हमको समझना पड़ेगा। एंड कभी भी इक्विपमेंट डिवाइस यूज़ करें वो बराबर प्रोटेक्टेड है हमको देखना पड़ेगा, करेक्टली लेबल्ड है, एंड कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें डिस्प्ले हो वो करेक्ट है नहीं है बोल के वो हमको चेक करना पड़ेगा। एंड कभी भी फायर अलार्म कॉज एंड इफेक्ट मैट्रिक्स हम लोग डिवाइस के लिए बना रहे हैं वो बराबर है नहीं है बोल के हमको चेक करना पड़ेगा। एंड कोई भी चेंजेस है वो बिल्डिंग को बहुत बड़ा वे में अफेक्ट करवा रहे तो उसको इमीडिएटली टिक करना पड़ेगा। अगर कोई रेडियो इक्विपमेंट ये फायर अलार्म सिनेरियो रन करके टेस्ट करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे तो उसका स्ट्रेंथ सफिशिएंट है, उसका रिलेबिलिटी बराबर है बोल के हमको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। लूप लेंथ का रेसिस्टेंस मिनिमम 13 ओम्स होना पड़ेगा, वो 15 ओम तक एक्सेप्टेबल है। 15 ओम से 18 ओम है तो वो थोड़ा क्रिटिकल है, सो 18 ओम्स का ज़्यादा हमको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैक्सिमम 13 ओम का अंदर रखने के लिए हमको कोशिश करने का। अगर 15 ओम है तो भी ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होने का। एक एग्जाम्पल है डिवाइस लेबल शेड्यूल है, ये ड्राइंग का रेफरेंस है, डिवाइस का नाम है। हमको अगर अलार्म ट्रिगर हो जाएगा तो 13 डिजिट कैरेक्टर है तो इसको कैसे डिस्प्ले करने का बोल के एक डिटेल्स इसमें दे चुका हूँ। एंड सर्टेन देयर आर सर्टेन डूज एंड डोंट्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस वी कैन डू। अगर इंस्टॉलेशन हम लोग कर रहे हैं BS 5839 पार्ट 1 2002 एंड 1737 IE इलेक्ट्रिकल रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स को हम लोग फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर लूप का ओम है तो 13 ओम हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एंड कभी भी लूप का रेसिस्टेंस इससे ज़्यादा नहीं होने का, इसका अंदर ही हमको रखने का। एंड कोई भी डिवाइस हम लोग इंस्टॉल करवा रहे हैं वो इंस्टॉलेशन मैनुअल को बराबर फॉलो करके हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर कोई भी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को हम लोग लूप करवा रहे हैं, इसको एंड ऑफ लाइन रेसिस्टर्स बराबर हमको फिक्स करना पड़ेगा। अगर कोई भी इंसुलेशन रेसिस्टेंस टेस्ट हमको कर रहा है, हमको फील्ड डिवाइसेस को इसके साथ कनेक्ट नहीं करने का, विदाउट कनेक्टिंग द फील्ड डिवाइसेस हमको इंसुलेशन रेसिस्टेंस करना पड़ेगा। अगर मान लो कोई भी डिटेक्टर्स को हमको फिट करवा रहा है, ठीक है, वो डस्ट कैप का साथ इसको इंस्टॉल करने का। आफ्टर द कमिशनिंग ऑफ एंटायर बिल्डिंग ओनली हमको कैप को निकालना पड़ेगा, ठीक है। कभी भी हमको कंट्रोल पैनल का पावर नहीं करने का, अगर लूप वायरिंग है तो भी कंट्रोल पैनल का साथ कनेक्ट नहीं करने का बिफोर द हैंड ओवर, ओके। अगर इंसुलेशन टेस्ट कर रहे तो फील्ड डिवाइस को इसके साथ कनेक्ट नहीं करने का। लूप रेसिस्टेंस बराबर मैन्युफैक्चर रिकमेंडेशन का फॉलो करके हमको करना पड़ेगा। लूप लेंथ भी मैन्युफैक्चर रिकमेंडेशन को फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई भी डायरेक्टर्स है उसका डस्ट कैप का साथ लगाना पड़ेगा। अनलेस अनटिल एनवायरनमेंट इज क्लीन वी शुड नॉट रिमूव द डिटेक्टर्स। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। इसके बारे में आपको सीखना पड़ेगा। कंसल्टेंसी एंड डिज़ाइन सपोर्ट चाहिए ऑटोमेशन में, आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका सोलर पावर सिस्टम का बारे में डिज़ाइन करने का, इंस्टॉलेशन करने का, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग सपोर्ट करने का तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स इसमें दे चुका हूँ।